Hello everybody, I welcome you all to our channel Regalia and finally ICR JRF के forms out हो गए हैं after a very long time and so our team thought कि we should come up with a mock test series on YouTube and इसके जो main features कुछ नहीं है, बहुत simple है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको 10 questions हर वीडियो में प्रोवाइड करेंगे and videos will be uploaded on a regular basis. See, I can't promise you कि videos daily update होंगी, but yes, जब तक JRF एग्ज़ाम नहीं होता है we will try to provide you videos, quality content and so और इस टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि आपको we are just trying कि we should cover all the basic domains of plant sciences like seed tech and microbiology, crop physiology, genetics, plant breeding and everything. Okay, so now without wasting much of your time, let's hop into the main contents. So this is our first question. A plant with genotype capital A, capital B, small b, capital C is selved. So we have to find the phenotypic ratio of F2. Now there are two methods. First is a shortcut method which I'll tell you later, but for now we'll see the standard method. तो इसमें क्या है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी इसको हमने सेल्फ कर दिया. तो हम जब सेल्फिंग करते हैं व्हाट वी विल फाइंड दैट कि टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर देयर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी. ओके, नाउ टेकिंग दीज टू गेमीट्स, इन दो गेमीट्स को लेके वी विल नाउ कंस्ट्रक्ट अ पनेट स्क्वायर. दिस इज अ पनेट स्क्वायर. ओके, capital A, capital B, capital C, capital A, small b, capital C, capital A, capital B, capital C, capital A, small b, capital C. ओके, अब हम लोग इसमें प्रोजेनीज बनाएंगे इनकी. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, लाइक दैट. ओके, इसके बाद जब हमने गेमीज बना लिए, नाउ वी विल चेक फॉर द फिनोटाइप. अब क्या है कि अगर आप क्लोजली देखो तो पहले, दूसरे और तीसरे ब्लॉक में यू विल फाइंड कि सारे जीनोटाइप्स डोमिनेंट कंडीशन में है ना, लेकिन जो लास्ट वाला जीनोटाइप है इसमें ये बीबी पेयर जो है दिस इज रिसेसिव इन नेचर, जिसकी वजह से इसका जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट होगा इन तीनों के कंपैरिजन में. ओके, सो हम लोग तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1 एंड we will go with the first option. So first option is correct, 3:1. ये तो हो गया आपका एक मेथड जो कि है स्टैंडर्ड. अब इसका शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं. शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ गेमीट्स निकालते कैसे हैं, 2 to the power 1 यानी 2, वेयर 1 इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स. अब हमको पता है कि हमारे पास दो गेमीट्स हैं. दो गेमीट्स हमको किस में मिलते हैं, हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी तो दो ही गेमीट्स मिलते हैं, है ना. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1. एक तो ये मेथड हो गया. अच्छा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और दोनों मेथड्स हम भूल गए तो हम एक थर्ड मेथड अपना सकते हैं विच इज़ कॉल्ड दी एलिमिनेशन और हिट एंड ट्रायल मेथड. अब इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये जो 3 ऑप्शन है, दिस रिजेंबल्स द जीनोटिपिक रेशियो. ओके, दे रिजेंबल द जीनोटिपिक रेशियो, बट दिस रिजेंबल्स अ फिनोटिपिक रेशियो विच इज़ 3:1. अगर आप रट के भी जाओगे रेशियो तो आप इस पर टिक तो कर ही सकते हो, है ना. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन 1, 3:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ जेनेटिसिस्ट इज स्टडिंग द साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ टू फैक्टर्स और ट्रेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू लेटर्स A and B in the cross of capital A, capital B into small a, small b, it will be seen that. ओके, तो उसमें क्या किया कि एक जेनेटिसिस्ट है, एक साइंटिस्ट है जो कि इनहेरिटेंस, साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस यानी दो ट्रेट्स एक साथ इनहेरिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उसकी स्टडी कर रहा है. उसके लिए उसने क्रॉस बनाए कैपिटल ए, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी का. अब उसको क्या देखेगा, हम लोग अब ऐसे क्वेश्चंस में ना व्हाट वी विल डू इज वी विल गो विद एलिमिनेशन मेथड. तो सबसे पहले जो सबसे बकवास ऑप्शन होता है ना उसको हम हटा देते हैं. तो सबसे बकवास ऑप्शन इसमें क्या लग रहा है, we will note that it is experimentally not possible to conduct such a complicated experiment. तो ये तो this option is not valid. Okay, so we will not go with this one.
A simple mathematical formula 9:3:3:1 can be derived to predict the outcome. इसको बाद में देखेंगे. The inheritance of one factor will affect the inheritance of other factor B, which is wrong, because मेंडल की जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लॉ है वो ये कहती है कि एक फैक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे फैक्टर के इनहेरिटेंस के इंडिपेंडेंट होता है, बट यहाँ पर कह रहा है कि इट विल अफेक्ट, विच इज रॉन्ग. ओके, सो वी विल नॉट गो विद दिस ऑप्शन एज वेल. नाउ a simple mathematical formula can be derived to predict the outcomes, which is also not correct, because ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है. पहली चीज, इट्स अ रेशियो, एंड with this ratio we can't predict the outcomes. Okay, and why we can't predict the outcomes, you will find the answer in the first option, which is that the results will depend on whether the factors A and B lie on the same chromosome or not. And this is a very valid point, because we are studying the simultaneous inheritance of A and B, and if A and B are located on the same chromosome, we will say that A and B are linked. But if they aren't located on the same chromosome, okay, they will be segregated to independent gametes, okay, A and B. But if they are linked on the same chromosome, A and B will be inherited together. So the first option is correct. Reverse transcriptase has both ribonuclease and polymerase activity. Ribonuclease activity is required for, okay, now we know that polymerase activity का क्या मतलब होता है. Polymerase activity means to polymerize something or to synthesize something. So here the question is asking about the ribonuclease activity, and in the option we can see that there are two options related to synthesis. So we will remove those synthesis options. Now what we are left is with the degradation options. They are asking ribonuclease. अगर आपने थोड़ी बहुत भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि राइबोन्यूक्लियेज में ये राइबोसोम की बात कर रहा है बेसिकली, एंड राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए से और प्रोटीन से. ओके, नाउ हियर आरएनए, वी हैव गॉट आवर आंसर, सो वी विल गो विद डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड एंड नॉट विद द डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. ओके, सो आवर आंसर इज डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड. Now our next question, following are some facts regarding the light reaction. Okay, PS2 is preferentially located on granule lamellae, अभी देखेंगे आगे. ATP synthase in PS1 are preferentially located on stroma lamellae, देखेंगे. PS1 and PS2 are located adjacent to each other. Okay, cytochrome B6F is not a membrane bound complex. Okay, we have to find the combinations which are true. Okay, अच्छा, अब जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमको पता है कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है. ओके, क्लोरोप्लास्ट में जो आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन वगैरह इन सब में होता है. अब क्या है कि जो आपका स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, वाइल क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड आर द साइट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. यहाँ हम लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं. PS2 इज लोकेटेड ऑन ग्रैनल लैमेले. ओके, सो जब आप पढ़ोगे क्या कहते हैं इसका क्लोरोप्लास्ट का, जब आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि PS1 आर प्रेजेंट ऑन दी अनअप्रेस्ड साइट्स वाइल PS2 आर प्रेजेंट ऑन दी अप्रेस्ड पोर्शंस. ओके, अप्रेस्ड मीन्स जो दबे हुए होते हैं, विच आर प्रेस्ड अपॉन ईच अदर, and we all know that grana are pressed over each other, just like a thylakoid are piled upon each other to form a grana. Similarly, we can say that PS2 is located on granule lamellae, which is correct, and ATP synthase and PS1 are preferentially located on stroma lamellae. Stroma lamellae is the unappressed part. Okay, stroma lamellae are basically connecting regions between two granule lamellae, also known as frets. Okay, and PS1 is found in that part. PS1 are located adjacent to each other on stroma lamellae, which is false. Cytochrome B6 is not a membrane bound organelle, which is false. It is a membrane bound complex. Okay, which of the following combinations is true? Because we have found both these two options correct, so naturally these two will be incorrect. So we will go with the first option, 1 and 2. Understood? A plant hormone that promotes the acquisition of desiccation tolerance. Now desiccation tolerance, when we talk about the word desiccation tolerance, it means stress tolerating. Okay, they are that the seed should tolerate stress, and hormone which is responsible for stress tolerance is abscisic acid. Okay, we all know that abscisic acid, also known as dormin, is responsible for keeping the seed in dormant state, and when the seed is in dormant state it becomes
tolerant to anything. Okay, so here the answer should be ABA, abscisic acid, which helps in providing desiccation tolerance to the developing seed. Statement A, summer spores are called iridospores, winter spores are called teleospores. So iridospores are the repeating spores. Okay, we all know, and एग्जाम्स पे बहुत आता है कि आइडेंटिफाई द रिपीटिंग स्पोर्स, बट किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछते कि समर स्पोर्स और विंटर स्पोर्स कौन से. ओके, सो इसको आप याद कर लेना. समर स्पोर्स आर यूरिडियोस्पोर्स एक्चुअली एंड विंटर स्पोर्स आर कॉल्ड टीलियोस्पोर्स. सो इन ऑप्शंस में ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ओके, read the following statement with respect to black rust and select the option with the correct statement. Okay, teleospores are diploid. Achiospores are formed in upper leaf of berberis. Pycnospores are formed in the lower leaf. Basidiospores are haploid in nature. Okay, Achiospores are formed on the upper leaf, pycnospores on the lower leaf. अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी ब्लैक रस्ट की, तो उसमें आप देखना कि जो पिक्नियोस्पोर्स होते हैं, सॉरी जो एशियोस्पोर्स होते हैं, एशियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन द लोअर लीव्स. ओके, एशियोस्पोर्स यहाँ मिलेंगे आपको और पिक्नियोस्पोर्स आपको अपर लीव्स में मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, पिक्नियोस्पोर्स आर फॉर्म द लोअर लीफ विच इज रॉन्ग. एशियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन द अपर लीफ विच इज अगेन रॉन्ग. ओके, टीलियोस्पोर्स आर डिप्लॉयड इन नेचर while basidiospores are haploid in nature. So it is true, basidiospores are in fact haploid and teleospores are diploid, while achiospores and pycnospores are dikaryotic, N plus N. Okay, they are not fused actually, they are dikaryotic. So we will go with options 1 and 4. 1 and 4 are correct. Okay, now assertion reason type question. In a backcrossing or in a backcross program, donor parent is also known as non-recurrent parent. And what is the reason? Donor parent has the gene of interest. Now backcrossing में आपको पता है, अगर हम A into B का backcross कराते हैं और हम, and if we want, we go till the F6 progeny. Okay, F6 तक हम जाते हैं and हमें चाहिए कि B में डिजीज, मान लीजिए कि उसमें डिजीज रेजिस्टेंस का हमें ट्रेट चाहिए और वो ए में ही प्रेजेंट है, तो ए विल बी द डोनर. इट हैज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड इट विल ट्रांसफर द जीन फ्रॉम ए टू बी. एज अ रिजल्ट वी विल गेट द F6 progeny which will has the genome of B. Okay, but the gene of A. Genome of B and gene of A. एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बैक क्रॉसिंग में हमें क्या मिलता है. सो वी से दैट वी गेट द जीनोम ऑफ द रिकरेंट पेरेंट एंड द जीन ऑफ द डोनर पेरेंट. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डोनर पेरेंट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिकरेंट पेरेंट विच इज ट्रू. डोनर पेरेंट हैज द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रू, बट R is not the correct explanation of A. What will be the correct explanation? Why it is called the non-recurrent parent? Because it is used only once in the backcross program, therefore it is called the non-recurrent parent. But here यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि donor parent has the gene of interest. Okay, दोनों statement सही है, but it is not the explanation of A. So we will go with option 2. Both A and R are correct, but R does not explain A. Okay. Now in the formula of heterosis, F1 minus X upon X. This is the formula of heterosis. यहाँ पे X क्या है? What does X stands for? Now heterosis 3 types के होते हैं, हमको पता है. Average heterosis, okay, average heterosis, heterobeltiosis, मिड पेरेंट हेट्रोसिस. हाँ, एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि आप जब क्वेश्चंस करना, सो यू शुड, आप बस स्टॉप कर देना अपना स्क्रीन, स्टॉप द स्क्रीन फॉर 30 सेकेंड्स, एनालाइज योर सेल्फ, एनालाइज व्हाट द आंसर इज, एंड उसके बाद आप रिज्यूम करना वीडियो को टू सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज, सो दैट यू कैन गेट अ चेक ऑफ योर सेल्फ. Okay, now there are 3 types of heterosis: average, heterobeltiosis, and sorry, it's not mid-parent, it's economic heterosis. Okay, and इन तीनों हेटेरोसिस में जो x की वैल्यू है वो अलग अलग होती है. अगर एवरेज हेटेरोसिस की बात करें तो x विल बी द मिड पेरेंट वैल्यू, हेटेरोबेल्टियोसिस में इट विल बी द बेटर पेरेंट वैल्यू, एंड इकोनॉमिक में इट विल बी द चेक वैल्यू. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. Dead hard seeds are found in onion, okra, pulses, lolium. Answer is okra. In onion, deformed seedlings are there. Okay, deformed seedlings, and lolium, blind seedlings. Blind seedlings. Okay, in okra, dead hard seedlings. JRF में इस बार क्वेश्चन आया था कि
प्योरिटी परसेंटेज कितना होता है ओकरा में? इट्स 99%. ओके, 99% seek purity. Okay, so with this we come to the end of our today's video, of our today's mock test series. I hope आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे. एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस चाहिए, किस टाइप के, कौन से सब्जेक्ट से चाहिए. सो वी विल प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस फॉर यू. Okay, so if you like the video, give us a thumbs up, like the video, subscribe our channel. Okay, bye. I'll meet you in the next video. Bye bye.